Good morning, students. In Standard 8, in History subject. Today we start our next chapter 5, When People Rebel. 1857 and after. When people rebel means जो people means प्रजा, पब्लिक, जनता जो होती है, रिबेल बगावत करने पर आ जाती है, बड़वा करती है। तो 1857 और उसके बाद का जो व्यू है, in this chapter we will see. Here there is one figure given, figure 1. सिपाहीस मतलब जो हमारे सिपाही है, हिंदू सिपाही, एंड पीजेंट्स गैदर फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट, जो बलवा करने के पर आ गए हैं, जो हमारे हिंदू सिपाही है, और पीजेंट्स प्लांटर्स, फोर्सेस फॉर द रिवोल्ट दैट स्प्रेड अक्रॉस द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 1857. તે 1857 બળવો. In Gujarati there is one word, and in this chapter we will learn the same, when people rebel after 1857 and after. Chapter 5, when people rebel 1857 एंड आफ्टर. जनता बगावत पर आ गई. क्या कारण थे, कैसे ऐसी सिचुएशन आ गए कि पीपल वर फोर्स टू डू दिस? क्या उनके साथ अन्याय हुआ? अंग्रेजों ने उनके साथ क्या करा ब्रिटिश? वी विल सी इन दिस चैप्टर. पॉलिसीज एंड द people. In the previous chapter, we will see that policies of the East India Company and the effect they had on different people. Which are the different people? Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी, उसकी वजह से उनकी जो असर, उनकी जो इफेक्ट थी पॉलिसी की वजह से, वो डिफरेंट पीपल पर इन इंडिया में हुई. डिफरेंट पीपल आर राजा, रानी, किंग, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल आदिवासी पीपल, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से सबके ऊपर उनकी इफेक्ट हुई. वी हैव ऑल्सो सीन कि हाउ पीपल रेसिस्ट पॉलिसीज, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पॉलिसी थी, तो हाउ पीपल रेसिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स. पॉलिसी की असर इतनी हुई कि जो हमारे किंग्स, क्वीन, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, हमारे इंडियन पीपल थे, उतना हार्म हुआ कि वो अगेंस्ट हो गए वो पॉलिसी के, और वो रिबेल करने पर उनका ऐसा कहा कि उनको एकदम फोर्स हो गया. नवाब्स लॉस्ट देयर पावर. फर्स्ट क्या हुआ? नवाब्स लॉस्ट देयर पावर. इन द मिड 18th सेंचुरी में क्या होने लगा? जो फ्रीडम थी वो सबकी फ्रीडमनेस कम होने लगी. उनके जो सोल्जर्स थे, उनकी जो पूरी आर्मी थी, वो सारा उनको हर्ट होने लगे, करने दिए, बॉम्ब करने लगे, और उनकी सारी जो उनके पावर थे, उनके जो अंदर
जो उनके इलाके थे वो एक एक करके उनको छीन जा रहे थे। Nawabs lost their power. Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode, gradually lost their power. स्लोली उनका जो पावर था, उनका जो सत्ता थी, उनकी जो अथॉरिटी थी, वो ग्रेजुअली लॉस्ट होने लगी। देयर फ्रीडम रिड्यूस्ड, देयर अथॉरिटी, ऑनर, मान जो था वो सब कम होने लगा। रेसिडेंट्स हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म फोर्सेस disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. In the mid 18th century, जो किंग्स थे, नवाब्स थे, राजास थे, उनकी जो ताकत वो छीनने लगी थी, उनकी जो फ्रीडमनेस थी वो कम हो रही थी। उनकी सेनाएं, उनके जो सोल्जर्स थे उनको भंग कर दिया गया, उनके राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। मैनी रूलिंग फैमिलीज, जो उनके बहुत सारे शासक थे, स्थानीय शासक थे, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as her to the kingdom after the death of her husband. Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. उनकी सत्ता बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए मैनी रूलिंग फैमिलीज उन्होंने डील करी कंपनी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वन सच लाइक दैट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. उनके हस्बैंड की डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted to adopt the son, उनके जो राज्य चलाने के लिए उन्होंने कंपनी के साथ ऐसा डील करी, नेगोशिएट करा। नाना साहेब द अडोप्टेड सन, हु वाज द अडोप्टेड सन? नेम नाना साहेब। द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, ऑफ पेशवा Bajirao. 2. Pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. But कंपनी ने जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो नेगोशिएशन कंपनी के साथ करे थे, उनके जो निवेदन थे उनको ठुकरा दिया, डन अडोप्टेड करा। अवध was one of the last territory to be annexed. Last territory. कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की एक पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर
से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। वन थिंग व्हाट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड डन, जो हमारे मुगल्स होते थे, जो नवाब होते थे, राजा, जो उनके कॉइन होते थे, उनके ऊपर जो उनका नेम होता था वो सारा उन्होंने निकाल दिया। द कंपनी इवन in 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. अवध राज्य को उन्होंने कैसे करके निग्लेक्ट करा, जो गवर्नर जनरल डेलहाउसी थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया the territory of the Awadh was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration. ब्रिटिश रूल लगाने के लिए उन्होंने ऐसा गलत कहा कि अवध की जो टेरिटरी है उनको मिसगवर्न हो रहा है, इसके लिए ब्रिटिश रूल लागू करा पड़ेगा। तो कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। द वन थिंग द कंपनी वांट to plan how to bring the Mughal dynasty, कंपनी का वन मेन एम यही था कि वो मुगल डायनेस्टी को एंड करना चाहते थे और अपना ब्रिटिश राज्य को लाना चाहते थे। तो प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स। इसके लिए उन्होंने क्या करा, जो कॉइन्स होते थे, जो मुगल कॉइन्स होते थे, उनके मिंट करे हुए नेम होते थे मुगल किंग के, तो उन्होंने वो भी रिमूव कर दिए, हटा दिए सिक्कों पर से। इन 1849 गवर्नर जनरल डेलहाउसी announced that after the death of the Bahadur Shah Jafar, the family of king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. One मेजर जो हमारे रेड फोर्ट थे, वहाँ पर जो फैमिली ऑफ द किंग बहादुर शाह जफर की फैमिली, जो बहादुर शाह जफर किंग थे एट द टाइम ऑफ द इन 1849, किंग बहादुर शाह जफर डेलहाउसी, गवर्नर जनरल डेलहाउसी ने क्या करा कि रेड फोर्ट इन 1849 रेड फोर्ट पे किंग बहादुर शाह जफर विद फैमिली रिसाइडिंग देयर, उन्होंने उनको ऑर्डर कर दिया टू शिफ्ट ऑफ द रेड फोर्ट से उनको शिफ्ट होना पड़ा एंड गिवन अनदर प्लेस in Delhi to reside in 1849 गवर्नर जनरल डेलहाउसी ने ऐलान कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। आफ्टर जो मतलब उनकी बहादुर शाह जफर किंग आफ्टर द डेथ, उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से निकाल कर उनको दिल्ली में कोई भी जगह पर जाना पड़ेगा, उनको अपनी फैमिली वहाँ दिल्ली में बसाना पड़ेगा। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, नाउ अनदर गवर्नर जनरल, इन 1856 Governor General Canning, Canning, Canning decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death none of his descendants would be recognized as kings, they would just be called princes। एक गवर्नर जनरल कैनिंग करके हुए थे इन 1856 में, उन्होंने डिसाइड करा, उन्होंने फैसला किया
कि बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल किंग है, उनकी मृत्यु के बाद, उनके डेथ के बाद उनके वंशज जो उनके बाद प्रिंस थे, वो केवल प्रिंस के रूप में ही मान्यता दी जाएगी और नो मोर किंग आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर। ओनली उनको प्रिंस के रूप में, राजकुमार के रूप में वहाँ आफ्टर 1856 प्रिंस गवर्नर जनरल कैनिंग ने ये फैसला किया, ये डिसाइडेड दैट कि आफ्टर द डेथ ऑफ द जो लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर थे, उनकी डेथ के बाद नो मोर किंग, कोई किंग का किताब नहीं देंगे और उनकी जो वंशज, उनके जो आफ्टर हेरेडिटी जो भी आएंगे राजकुमार, उनको ओनली प्रिंस का ही दर्जा मिलेगा, राजकुमार के रूप में उनको मान्यता दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द peasants and the sepoys. In the countryside, peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. In the countryside means in the village, जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको भारी भरकम लगान और कर टैक्स वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। तो पीजेंट्स एंड सिपॉइज जो थे, जो कंट्री साइड विलेज में जो पीजेंट्स एंड जमींदार थे, वो हाई टैक्सेस कर जो होता है एंड रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, जो उनकी खराब मेथड थी रेवेन्यू कलेक्शन की, उनके वजह से वो बहुत परेशान थे। Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. बहुत सारे ऐसे जो पीजेंट्स और ज़मींदार थे, वो लोन पे बैक करने में फेल हो गए। मनी लैंडर्स को उन्होंने लोन लिया था, उनको पे बैक करने में जब भी फेल हो जाए थे, तो ग्रेजुअली स्लोली दे लॉस्ट देयर लैंड्स, उनकी जो ज़मीन थी वो उनको छोड़नी पड़ी। एंड दे हैड टाइटल फॉर जनरेशंस, टिल्ड फॉर जनरेशंस। द इंडियन सिपॉइस, अभी इंडियन सिपॉइस की क्या हालत थी? द इंडियन सिपॉइस इन द कंपनी, इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो कंपनी में वो एम्प्लॉय के रूप में, मतलब वो एक सिपॉय थे। ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकॉन्टेंट, वो भी परेशान थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, उनको जो पे मिल रहा था वो वेरी लो था। दैट्स वाई सिपॉय वर वेरी अनहैप्पी। उनके साथ अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, वो सब से वो अनहैप्पी थे सिपॉयज एम्प्लॉय इन द कंपनी। सम ऑफ द न्यू रूल्स, सिपॉयज वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ their low pay allowances and conditions of service. Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. Now we know that in those days, many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste. पहले के ज़माने में हमने बातें सुनी है बहुत बार कि अगर उन्होंने दरिया पार करके, मतलब दूसरे प्लेस पे चले गए, तो उनका जो रिलीजन, धर्म एंड कास्ट का वो लॉस कर देंगे। सो व्हेन इन 1824 द सिपॉयज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट, सिपॉय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक ऑर्डर दिया गया कि यू हैव टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट, और सी रूट के उनका रूट था सी रूट,
to fight for the company, on behalf of company, to fight for company. They refuse to follow the order. Or one thing is main is that सिपोइस को पता था, एक बार उन्होंने सी रूट का रास्ता अपना लिया और वहाँ से वो बर्मा गए, तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि उनको वापस लेंगे नहीं, उनको रिलीजन, धर्म और कास्ट को छोड़ना पड़ेगा. दैट्स वाई दे रिफ्यूज्ड टू फॉलो द ऑर्डर. उन्होंने कंपनी का ऑर्डर फॉलो करने से रिफ्यूज कर दिया. दो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट. हाँ, उन्होंने कहा हम बर्मा जाएंगे, कंपनी के लिए फाइट करने जाएंगे, बट नॉट टू सी रूट, फॉलो द सी रूट, बट वी गो बाय द लैंड रूट. दे वर सीवियरली पनिश्ड. ये बात से उनको पनिशमेंट मिली और पनिश करा गया. एंड सीज द इश्यू डिड नॉट डाई डाउन. ये जो इश्यू था वो अभी खत्म नहीं हुआ था. इन 1856 द कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ. कंपनी पास्ड अ न्यू लॉ इन 1856 which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. एक लॉ पास करा गया कि जो सिपोइस रिफ्यूज करते थे कंपनी की बात को कि हम सी रूट से नहीं जाएंगे, उसके ही सामने वो कहने लगे हम लैंड रूट से जाएंगे, तो कंपनी ने एक न्यू लॉ पास करा इन 1856 में. उसमें कहा गया कि एवरी न्यू पर्सन जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय करता है, कंपनी के अंदर काम करता है, हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट in the company army had to agree to serve overseas if required. मतलब ए लो से एक बात क्लियर हो गई कि इफ कंपनी रिक्वायर्ड टू एनी पर्सन, न्यू पर्सन, मतलब सिपोई जो कंपनी के अंदर काम करता है, उनको कंपनी चाहे तो उनको ओवरसीज मतलब सी रूट से बाहर जाना पड़ेगा. सिपोइज ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड. मेनी ऑफ देम वर पीसेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपोइज. अब ये जो न्यू लॉ पास हुआ इसमें ज़्यादातर सिपोइज में पीजेंट्स थे और जो विलेज में रहने वाले थे. उन्हें ये बात पता चली कि कंपनी ने एक न्यू लॉ पास करा है, तो उसके वजह से वेरी एंगरनेस आ गए पीजेंट्स में, और ये बात पूरे सिपोइस में क्विकली स्प्रेड हो गई. Now after we will see this chapter in the next class. Thank you very much.